दुनिया में रिलीज कशीदगी लगातार जारी है और अमेरिका और तेहरान की तरफ से जो चीजें सामने आ रही हैं वो भी इस मसले को लेकर और पेचीदगियां बढ़ाती हुई नजर आ रही हैं। अब ये हल कैसे हो, ये लगातार सवाल बना हुआ है। इसी को लेकर बातचीत करने हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। रिटायर्ड मेजर जनरल राजन कोचर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, इंटरनेशनल अफेयर एक्सपर्ट हैं। राजन जी, आपका बहुत इस्तकबाल है सलाम टीवी में, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आपसे समझना चाहेंगे कि इस बात के क्या इशारे हैं कि जो अभी पोजीशन नजर आ रही है तेहरान की तरफ से, लगातार अमेरिका कई तरह के दावे और वादे कर रहा है लेकिन फिर भी जो ईरान का और तेहरान का दबदबा है वो नजर आ रहा है। तो क्या ऐसी चीज है जो इतना स्ट्रांग होल्ड किए हुए है? इस सहबा जी, मुझे वो कहानी याद आती है जो हमने बचपन में पढ़ी थी, तोता और राक्षस की कहानी। तो मुझे ऐसा लगता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज एक तोता है जिसको इसको ईरान ने इस कब्जे में कर लिया है। और जब से एक स्ट्रेटजी अगर आप देखें, इसको ईरान की स्ट्रेटजी देखें और ईरान की स्टेटमेंट्स भी देखें, जब से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का कंट्रोल इसको ईरान ने अपने हाथ में ले लिया है, लड़ाई का जो पड़ला है वो एक्चुअली बदल गया है। अभी इसको ईरान की तरफ आ गया और खासतौर पे इसलिए क्योंकि अमेरिका के जितने भी एलाइज हैं और अगर आप देखें उनकी इकोनॉमी इसके ऊपर डिपेंडेंट है और वो डोनाल्ड ट्रंप को बार बार उसके ऊपर प्रेशर अपना डाल रहे हैं इस लड़ाई को रोकने के लिए। बेशक अमेरिका को फर्क नहीं पड़ता है इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से, बट अमेरिका के जो एलाइज है और यूरोपियन कंट्रीज हैं, नेटो कंट्रीज हैं, एक उनका इसको दबाव है अमेरिका के ऊपर इस लड़ाई को रोकने के लिए और इसीलिए इसको अमेरिका मजबूर हो रहा है। दूसरा, जो इसको ईरान के फेवर में बातचीत जो एक इस लड़ाई का स्टेटस जो है वो जा रहा है ईरान के फेवर में, वो है कि जो इसको अमेरिका से डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट नहीं मिल रहा है, अपने लोगों से सपोर्ट नहीं मिल रहा है। आप जानते हैं कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में वोट अगेंस्ट गया है ट्रंप के लिए और 4 सेनेटर्स रिपब्लिकन पार्टी के ट्रंप के अगेंस्ट वोट किया। तो ये चीज भी बहुत मायने रखती है। और तीसरा, जो हम काफी बात करते हैं, जो इलेक्शंस आने वाले हैं उसकी वजह से ट्रंप प्रेशर में है। तो ये सारी चीजें अगर हम देखें जो ट्रंप के खिलाफ जा रही है और इसको ईरान को इससे एक ज्यादा मजबूती मिल रही है। इसलिए ट्रंप क्या कर रहा है, वो अपने इस स्ट्रेटजी को रीस्ट्रेटजाइज कर रहा है और इसलिए उसने अब्राहम अकॉर्ड लेके आ गया बीच में। वो अब्राहम अकॉर्ड वो इसलिए लाया है, वो इसको ईरान को आइसोलेट करने की कोशिश कर रहा है। बाकी जो मुस्लिम कंट्रीज है गल्फ में, उनको इकट्ठा करके, उनको यूनाइटेड करके इसको ईरान को एक आइसोलेट करने का एक तरीका इसको निकाला जा रहा है। पर ये उसका भी रिस्पॉन्स उसको मिला नहीं है। अब ये जो अब्राहम अकॉर्ड, काफी कंट्रीज जो आपकी मुस्लिम कंट्रीज है उन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है। और तीसरा, जो एक हम ये बातचीत करते हैं कि ट्रंप और नेतन्याहू के बीच में ये ऐसी एक कॉन्वर्सेशन लीक हुई थी और उनके रिलेशन खराब है, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक मीडिया ऑप्टिक्स है दिखाने के लिए कि इसको अमेरिका इज कॉलिंग द शॉट्स, बट एक्चुअली नेतन्याहू इज कॉलिंग द शॉट्स। और इसीलिए बार बार हम देखते हैं लेबनान में सीज फायर की बात होती है, बट लेबनान में सीज फायर होता ही नहीं और इसीलिए इसको इजराइल वो अपना इसको लगा हुआ है वहां पे ऑफेंसिव करने के लिए। तो ये सारे फैक्टर्स और इसको अगर हम इसको स्टडी अपना करें, सारे फैक्टर्स को मिलाएं और इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, तो हमको एक ही नतीजा मिलेगा कि आज की डेट में इसको ईरान का पलड़ा भारी है। वो एक ऐसी सिचुएशन में है कि वो अमेरिका को डिक्टेट भी कर पा रहा है और अमेरिका की स्टेटमेंट्स को काउंटर भी कर पा रहा है। और लास्टली, जो एक्शन अमेरिका लेता है और अगर वो ईरान में स्ट्राइक करता है उनकी इसको मिसाइल लॉन्चर्स साइट्स के ऊपर, नेवल बोट्स के ऊपर, तो इसको ईरान उसकी तुरंत जवाबी कार्रवाई करता है। तो एक चीज साफ है जी कि आज ईरान एक ऐसी सिचुएशन में है कि वो अमेरिका को काउंटर कर पा रहा है और इसको अमेरिका इसके जवाब में
और शायद कोई भी यही ऐसी वजह है कि ये जो मामला है इसी तरह से टिका हुआ है, क्योंकि अमेरिका और इजराइल ने जिस तरह से शुरुआत की थी, उन्होंने ये उम्मीद नहीं की होगी कि इस तरह से मुंह तोड़ जवाब ईरान देगा और उनको कहीं ना कहीं इस सिचुएशन के साथ इस तरह डील करना पड़ेगा। राजन जी। बिल्कुल, बिकॉज अब ये सिचुएशन ऐसी आ गई है, अगर आप इसको एनालाइज करें 27 फरवरी की, अगर आप एक सिचुएशन देखें जब ईरान एक डिफरेंट ईरान था, वो मान रहा था जो अमेरिका उसको बोल रहा था, वो बातचीत के लिए अब नेक्स्ट राउंड के लिए भी तैयार था, वो अपने यूरेनियम एनरिचमेंट के लिए भी मान रहा था कि हम उसको आगे नहीं बढ़ाएंगे, वो सारी चीजें थी। पर आज का ईरान अगर आप देखें तो आपको एक ड्रास्टिक डिफरेंस आपको नजर आएगा, क्योंकि जो हिमाकत अमेरिका ने की है कि उनके खोमेनी को मारा है, वो शायद कभी इसको ईरान के लोग नहीं भूल पाएंगे। और एक टाइम था कि ईरान में एक यूनिटी नहीं थी, आपस में तनाव था, ग्रुपिज्म थी और लोग प्रोटेस्ट सड़कों पे आ गया था। आज वो चीज हम देखते हैं कि अब इसको एक ताकत आ गई लोगों में और वो यूनाइट हो गए हैं इस एग्रेशन के अगेंस्ट, अमेरिका के अगेंस्ट। और इसीलिए हम ऐसी कोई भी रिपोर्ट्स नहीं देखते ईरान में जहां पे इंटरनल अनरेस्ट हो। तो ये बहुत सिग्निफिकेंट होता है एक देश के लिए, उसकी सॉवरेनिटी के लिए, कि अगर उसके लोग उसके लीडर्स के साथ हो तो वो देश और मजबूती मिलती है और फिर वो एक यूनाइटेड एक फोर्स की तरह आप चुनौती का बिल्कुल मुकाबला बिल्कुल एक यूनिटी और एक यूनाइटेडनेस नजर आ रही है ईरान की तरफ से और वो वाज़ेह देखी जा सकती है। हमारे साथ कुछ और खास मेहमान जुड़ गए हैं, उनका भी तारुफ आपसे करा देते हैं। डॉक्टर मोहम्मद अजमल हमारे साथ हैं, मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट हैं, और डॉक्टर राम श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, फॉरेन एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर मोहम्मद अजमल, आपसे भी समझना चाहेंगे कि जो दूरी है वॉशिंगटन और तेहरान के बीच वो साफ नजर आ रही है, बयानबाजियों का दौर लगातार जारी है और जो जमीनी हकीकत है और जो बयान है उनमें एक डिफरेंस देखने को मिल रहा है। किस तरह के हालात इससे समझे जाएं और क्या मायने समझे जाएं इन सारी चीजों के? जी शुक्रिया। देखिए, आज 96th डे ऑफ द वॉर बिटवीन इजराइल यूएसए एंड ईरान है। 96वां दिन है आज, और 40 दिन के विराम के बाद जंगबंदी जो हुई थी इजराइल और यूएसए और ईरान के बीच में, लेकिन वो इजराइल ने उस जंग के रुख को लेबनान की तरफ फेर दिया और 2 मार्च से लेकर के आज तक लेबनान में इजराइल की जंग मुकम्मल तौर पर जारी है। और इस दौरान इन लोगों ने 3,468 अफराद को शहीद कर चुके हैं, मार चुके हैं। इसमें खवातीन, बच्चे और बूढ़े भी शामिल हैं, और जबकि 10,000 से ज्यादा जो है जख्मी है और 10 लाख से ज्यादा वहां से लोग नकल मकानी कर चुके हैं। ये हालत, यानी जंग का रुख ईरान से इधर हो गया, यानी जंग बंदी तो नाम का है, जंग बंदी हुई नहीं है। क्यों? इसलिए कि जो मुज़ाकरात जो चल रहे हैं ईरान और अमेरिका के दौरान, ये इसी बात पर है कि मुज़ाकरात इसी बात पर हो सकते हैं कि सीज फायर फ्रॉम ऑल फ्रंट्स, चारों तरफ से होने चाहिए। लेबनान में भी जंगबंदी होनी चाहिए, लेकिन लेबनान में जंगबंदी हुई नहीं है। उसके साथ साथ ईरान ने अभी फौरन कुवैत पर अटैक किया है, कुवैत के एक एयरपोर्ट पर जहां पे अमेरिकी बेस भी वहां पे साथ में था, तो निशाना अमेरिकी बेस था, उसमें ईरान के ऊपर उनको अटैक करना नहीं था। इस बात का ये सबूत है कि ईरान जो है अभी भी अपने हिसाब से जो चाहे वो कर सकता है, अगर ये मुज़ाकरात अगर कामयाब नहीं होते हैं तो। जबकि डोनाल्ड ट्रंप का आपने देख ही लिया कि उनको कई फ्रंट पे फजीहत हुई है। अभी फौरन ही उसको उसके कुछ जो रिपब्लिकन के जो मेंबरान ऑफ पार्लियामेंट थे, उन्होंने खुद डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ वोट दिया कि ये ईरान जंग जो है फजूल का है, इसमें जंग बंदी होनी चाहिए और इससे ज्यादा आगे बढ़नी नहीं चाहिए, जैसे इजाजत नहीं मिली। जिसको ट्रंप ने यह कहा कि ये हमारी यूएस की, अमेरिका की जो नेशनल सिक्योरिटी है उस पर चले, अगर ईरान को साथ अगर हम जंग नहीं करेंगे तो। जबकि अब ये देखिए कि ईरान का अमेरिका के साथ डायरेक्ट कोई क्लैश नहीं है, जो भी है इजराइल है। तो इजराइल को वहां पर मजबूत करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप जो वहां पर कायम है। और आपने ये भी सुना होगा कि इजराइल ने क्या कहा था, इसने नेतन्याहू ने, कि हमने आज से 4-5 प्रेसिडेंट के दौर में हमने बहुत लोगों को कोशिश की कि ईरान पर अटैक करो, ईरान पर अटैक करो, लेकिन हमने
इसी को ये राजी कर पाया यानी डोनाल्ड ट्रंप को। इसका मतलब यह है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है इजराइल के लिए कुछ भी कर सकते हैं, और अब भी वो उसी बात पर कायम है कि इजराइल को वहां पर मजबूत करने के लिए खित्ते के जितने भी कंट्रीज हैं उसको इजराइल के साथ जो है अच्छे ताल्लुकात बनाने होंगे। इसीलिए उन्होंने इब्राहिम अकॉर्ड का जो है फिर सहारा लिया है, जिसको दो कंट्रीज तो खुल्ला रिजेक्ट कर दिया, बिल्कुल कैटेगोरिकली बिल्कुल उसको रिजेक्ट कर दिया, जिसमें पाकिस्तान और इसने सऊदी अरब ने कर दिया। और जब कतर ने कहा तो उसका सवाल ही, कतर तो कर ही नहीं सकता। और जो उस पे है वो फिलिस्तीन को स्टेट थियोरी है, क्या बोलते हैं उसको, वन स्टेट टू स्टेट थियोरी के, इस पे ही उसको हम बातचीत पर काम हो सकते हैं। तो ये देखिए मुज़ाकरात है, जब तक ये मुज़ाकरात कामयाब नहीं होंगे तब तक ये बात, ये इस तरीके से वॉर ऑफ वर्ड्स और इस तरीके से अफरा तफरी का माहौल रहेगा और जंगें चलती रहेंगी और बॉम्बार्डमेंट होता रहेगा जब तक इसराइल लुबनान के ऊपर अटैक खत्म नहीं करता। उसके अलावा जो लुबनान के जो टेरिटरीज हैं, जिसको नहर लितानी है और बेका वैली है और नबतिया है, और जो बिफोर्ट वो आइलैंड है जिसको अभी कैप्चर कर लिया है। इसलिए नईम कासिम जो हिजबुल्लाह के सरबराह हैं, अभी उन्होंने कैटेगरिकली कहा है कि ये जो बातचीत हो रही है अमेरिका के, ये सब कुछ बकवास है, इसका कोई मतलब नहीं है। क्यों? इसलिए कि जब तक इजराइल इन टेरिटरीज को खाली नहीं करता तब तक ये ईरान हिजबुल्लाह जो है अपने डिफेंस, सेल्फ डिफेंस के लिए ये इजराइल के ऊपर अटैक करेगा। और इजराइल कह रहा है कि हम इन जगहों को खाली नहीं करेंगे। तो अब ऐसी हालत में कैसे बातचीत कामयाबी की तरफ जा सकती है, जबकि डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि हम जो है किसी मरहले पर पहुंच चुके हैं, बातचीत को हम बिल्कुल आगे तक पहुंच चुके हैं और हमारी बातचीत बिल्कुल कामयाबी के राह पर गामसन है। तो ये सब जो है ये लोगों को धोखा देना है, अमेरिकी को भी और पूरे दुनिया के लोगों को भी और खित्ते के लोगों को भी, ये जो है धोखाधड़ी चल रही है, जिस पर ये आगे बात नहीं बढ़ पाएगी। बिल्कुल, ये आकलन भी पूरा यहाँ पर सही नजर आ रहा है। और इसी को लेकर राजन जी आपसे भी समझना चाहेंगे कि जो कुछ चीजें अजमल साहब कह रहे हैं, क्या मौजूदा वक्त में उनकी तरफ तवज्जो देने की जरूरत है? क्योंकि ईरान शुरू से ही कह रहा है कि लेबनान को लेकर भी बातचीत जरूरी है। तो क्या अमेरिका यहाँ पर फंसा हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि उसे इजराइल का भी साथ देना है और ईरान से भी बातचीत को आगे बढ़ाना है? देखिए, बहुत अच्छी तरीके से बताया आपने सहबा जी, बिकॉज अमेरिका एक्चुअली फंस चुका है और वो वापस भी नहीं जा सकता, लड़ाई को शुरू भी नहीं कर सकता। आप जानते हैं कि उसके इंटरसेप्टर्स, थार्ड वगैरह बहुत एक क्रिटिकल स्टॉक लेवल आ चुका है और वो अभी अपना ज्यादा एक्सपेंडिचर नहीं कर सकता। $500 बिलियन ऑलरेडी अमेरिका ने खर्च कर दिए यहाँ पे और कोई भी अमेरिका को गेन नहीं मिला है। और ये जो ब्लॉकेड है, इससे ब्लॉकेड से अगर अमेरिका सोचता है कि ईरान की इसको इकोनॉमी को खत्म कर देगा, तो साथ साथ वो गल्फ कंट्रीज की इकोनॉमी को भी खत्म कर रहा है। तो ये डबल एज्ड वेपन है, इसको समझना पड़ेगा कि ईरान पे जो ये दबाव लाने की कोशिश कर रहा है, वो दबाव एक्चुअली वर्क नहीं कर रहा है। और ऑलरेडी हमने इसको देख लिया, 1 महीने से ऊपर ये ब्लॉकेड हो चुका है। तो आने वाले वक्त में मुझे लगता है कि अमेरिका को अपनी स्ट्रैटेजी को रीथिंक करना पड़ेगा। एक समझौता अगर इसको पॉसिबल है तो टर्म्स एंड कंडीशंस उसके मॉडिफाई करने की जरूरत है, बिकॉज जिस तरीके से एक जो ये प्रपोजल अमेरिका ने भेजा है ईरान को, वो शायद ईरान को एक्सेप्टेबल नहीं है। बिल्कुल, ये हालात बिल्कुल नजर आ रहे हैं। इसी को लेकर डॉक्टर राम आपसे भी समझना चाहेंगे, जो पूरे सिचुएशन है, क्या उसमें लग रहा है कि अमेरिका रीथिंक करेगा और फिर ईरान के नजरिए से भी सोचेगा? डॉक्टर राम, आपको आवाज मिल रही है? आपको आवाज ठीक है। इसी सवाल को मैं अजमल साहब आपसे लेना चाहूंगी कि क्या उम्मीद की जाए अमेरिका से कि वो रीथिंक करेगा? अजमल साहब, देखिए, अमेरिका को रीथिंक करना चाहिए, बिल्कुल रीथिंक करना चाहिए और मुझे लगता है कि करेंगे भी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो चाहता है बिल्कुल सीज फायर चाहता है और ये जंग को आगे बढ़ाना नहीं चाहते डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन जो जंग को बढ़ाने की तरफ जो आमादा है वो इसराइल ही है और इसराइल के दबाव में ही डोनाल्ड ट्रंप न कुछ कर बैठते हैं। इसी वजह से मजबूरन उनको जो है वो उनको गाली देनी पड़ी, मुंह से ऐसे अल्फाज निकलने पड़े, जिसके बाद ये जो है नेतन्याहू थोड़ा सा काम हुआ, थोड़ा डाउन हुआ। लेकिन लुबनान के ऊपर जो अटैक है वो जारी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसी की वजह से डोनाल्ड ट्रंप ने उसको डांट भी पिलाई कि जो है लुबनान, ये क्या कर रहे हो लुबनान में तुम,
उसको जरूरत ही नहीं है, लेकिन वो कह रहे हैं कि नहीं, लेबनान के ऊपर अटैक होगा, ये जंग जारी रहेगी। तो देखिए उसके बावजूद भी अब देखें, परसों और तरसों 11 लोगों को मारा और कल फिर उन्होंने 8 लोगों को शहीद किया, जिसमें बच्चे और औरतें भी हैं। तो देखिए इन हालात में अब क्या हो सकता है, तो अमेरिका को बहुत जबरदस्त ये स्टेप लेना पड़ेगा, जो नेतन्याहू के ऊपर दबिश दिया जाए, उसको दबाया जाए, उसके ऊपर प्रेशर डाला जाए कि लेबनान के ऊपर अटैक नहीं होना है। क्योंकि ईरान का जो कैद है, जो उसकी जो शर्त है, वो यही शर्त है कि लेबनान में जंगबंदी होनी चाहिए, तब जाकर के मुज़ाकरात में हम शामिल होंगे। और रही बात न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में, तो न्यूक्लियर प्रोग्राम एक नई डेवलपमेंट बता रहा हूं मैं अभी। कल जो है व्लादिमीर पुतिन और ईरानी एहलकारों के दरमियान जो है ऑनलाइन मीटिंग हुई है, जिसमें $25 अरब का जो है न्यूक्लियर प्रोग्राम को ही इनरिच करने के लिए एक मुआहदा हुआ, एक इत्तेफाक हुआ, एग्रीमेंट हुआ है। कल की खबर है ये। कल एक इकोनॉमिक मीटिंग थी व्लादिमीर पुतिन की और दूसरे लीडरों से, तो ईरान के लोग ऑनलाइन जुड़े हुए थे। तो उसमें जो ईरानी जो एम्बेसडर यहाँ पे हैं रूस में, उन्होंने कहा, कासिम जलाली, उन्होंने ये कहा कि हमारा एनरिचमेंट प्रोग्राम जो है वही पुरअमन मकासद के लिए है, और ये जो अभी डेवलपमेंट इसके साथ हुआ है रूस के साथ, ये उसी को आगे बढ़ाने के लिए। तो अब देखिए, एक तरफ न्यूक्लियर को खत्म करने की बात कही जा रही है अमेरिका की तरफ से, एक तरफ एग्रीमेंट भी हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि ईरान अपने न्यूक्लियर प्लान को एनरिच करने में डाउन नहीं हुआ है, उसको पीछे नहीं छोड़ा, बल्कि वो आगे ही बढ़ रहा है। तो देखिए वो उसको चलता रहेगा। क्यों? इसलिए कि ईरान का पहले से भी कहा हुआ है, अब भी यही कह रहा है कि हमारा जो है पुरअमन मकासद के लिए हम इसको रोक नहीं सकते, और ये भी पेपर में लिखा हुआ है, और इससे कभी ईरान पीछे हटा नहीं है। रही बात अमेरिका का बार बार ये कहना कि न्यूक्लियर प्रोग्राम पे बातचीत हो चुकी है, बातचीत तो उस बात को कह रहा है कि वो एटम बम नहीं बनाएंगे, और एटम बम नहीं बनाने की बात जहां तक है, वो मोहम्मद बाकर पालीबाफ, इराक जी, और जो ईरान की जो बड़ी सुप्रीम लीडर की जो लीडरशिप है, उन्होंने भी कैटेगोरिकली कह चुका है कि हमारा प्रोग्राम बम बनाने का नहीं है, हमारा पुरअमन मकासद के लिए है, और हम उसको जारी रखेंगे, उसको हमें कोई रोक नहीं सकता। रही बात यह कि खित्ते में अमन कैसे कायम होगा, तो इन खित्ते में अमन तभी कायम होगा जबकि इसराइल को कंट्रोल किया जाए। अगर इसराइल कंट्रोल नहीं होता है तो खित्ते में अमन नहीं होगा। ये बड़ी बहुत अहम बात आपने कही है जी। ये बहुत अहम बात आपने कही है। इसी को लेकर राजन जी आपका भी रिएक्शन चाहेंगी कि क्या जो और दीगर ममालिक हैं जिनसे बातचीत हो रही है, जिनसे उम्मीद की जा रही है, तो क्या ये वो कोशिश करेंगे इस सिमत में? क्योंकि तमाम पेचीदगियों के बाद भी ये कहा जा रहा है कि इस मामले को लेकर इजराइल को रोकने की जरूरत नजर आती है। राजन, देखिए साहिबा जी, एक रियलिस्टिक असेसमेंट मैं आपको देता हूं, बिकॉज बोलने के लिए तो कुछ भी बोल लेते हैं। इसको इजराइल रुकने वाला नहीं। एक उसको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आज उसको मिली है, उसको लेबनान में, कि वो इस अपॉर्चुनिटी को नहीं खोएगा, और ये जो उसका ऑफेंसिव है ये और उसको एक्सपेंड करेगा। अब आप देख लीजिए 22% इसको लेबनान का एरिया आज इसको इजराइल के कंट्रोल में है। और यहाँ पे मुझे ऐसे लगता है, जब एक टाइम पे आपको याद होगा 2006 में जब इजराइल का ऑफेंसिव हुआ था, तो वो 1.5-2 साल तक इजराइल ने इस एरिया को ऑक्युपाई किया था। मुझे एक सिमिलैरिटी दोबारा से लग रही है अब कि ये एक लंबा ऑफेंसिव होगा और इजराइल अपने आप को कंसोलिडेट करेगा यहाँ पे, और यूएन पीस कीपिंग फोर्स जो यहाँ पे है, यूनिफिल, वो यहां से आई थिंक उनको विड्रॉ करना पड़ेगा, बिकॉज अभी वो एक ऐसी सिचुएशन बन चुकी है, और यूएन में भी इसका चर्चा हो रहा है इसको डी-इंडक्ट करने के लिए ट्रुप्स को, बिकॉज एक बार जब एक मिलिट्री जोन एक्चुअली बन जाता है और एक न्यूट्रल जोन वो नहीं रहता है, तो उसको वहां पे यूएन ट्रुप्स को डेंजर रहता है कि उनके ऊपर भी हमला आ सकता है, कहीं से भी आ सकता है। तो इसीलिए इसको मुझे ये लग रहा है कि इजराइल रुकने वाला नहीं है, और अगर कोई भी अगर यहाँ समझौता होता है ईरान में अमेरिका के साथ, उसमें आई डोंट थिंक लेबनान उसको हम इंक्लूड कर पाएंगे, क्योंकि अगर हम उसको लेबनान को इंक्लूड करते हैं तो ये समझौता कभी नहीं हो पाएगा। बिल्कुल, ऐसे में देखना बेहद अहम होगा कि कोई बातचीत समझौते को लेकर आगे बढ़ती है या नहीं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस हवाले से बातचीत करने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए।